हेलो फ्रेंड्स, आज जीनियस क्लास ऑनलाइन एकेडमी यानी जीनियस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान के 12th क्लास की राजनीति विज्ञान के भाग सेकंड का यानी भाग द्वितीय का पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है भारत का संविधान। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ये जान लें कि जो हमारी राजनीति विज्ञान की बुक है उसके अंदर दो भाग हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। हम दूसरे भाग को इसलिए शुरू कर रहे हैं कि पहला भाग जो है उसमें आपको जो ज़्यादातर जो चैप्टर मिलेंगे या ज़्यादातर जो आपको अध्याय मिलेंगे वो क्या होंगे, वो विचारकों के या जो विदेशी विचारक हैं उनके संबंधित उनके थॉट्स जो हैं उनको उसमें दिया गया है, तो उसमें आपको उनको याद करना है। तो वो आपको शायद शुरू में थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, तो इसीलिए शुरू में हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है वो शुरू कर रहे हैं, जो कि हमसे या हम इससे इस चैप्टर से थोड़ा बहुत परिचित हैं और हम सभी इसके बारे में लगभग थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे चैप्टर का या हमारे अध्याय का नाम भारत का संविधान। ठीक है, भारत के संविधान के बारे में अगर बात करें तो आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं कि हम भारतीय नागरिक हैं और भारतीय नागरिक होने के साथ ही हमारे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश का एक संविधान है। ठीक है, संविधान एक वह बुक या एक वह नियमों का एक ऐसा संग्रह है जिसके द्वारा किसी भी देश को, ठीक है, जिसके द्वारा किसी भी देश को संचालित किया जाता है, किसी भी देश के लोगों को संचालित किया जाता है या उनको गाइड किया जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं संविधान। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं या आप सभी को मालूम होगा कि प्रत्येक देश का कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कोई ना कोई संविधान जरूर होता है। ठीक है,
लिखित है। ठीक है, कि विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका कानून या जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है या संविधान है वो जो लिखा हुआ हो। तो भारतीय संविधान की पहली विशेषता क्या हुई? ये लिखित कानून है कि सारे जो रूल्स हैं, सारे जो नियम हैं, सारे जो कानून हैं वो क्या है? लिखित रूप में है। आज आप देख सकते हैं कि जब भी कोई क्राइम होता है, जब भी कोई अपराध होता है, तो उस अपराध करने वाले उस अपराधी के ऊपर जो कोर्ट होता है, जुडिशरी जो जस्टिस करने वाली जो संस्था है, जिसको कोर्ट कहा जाता है, अदालत कहा जाता है, न्यायालय कहा जाता है, वो क्या करता है? विभिन्न धाराओं में, ठीक है, तो विभिन्न धाराओं का मतलब कि विभिन्न कानून की जो धाराएं बनी हुई हैं कि किस अपराध के लिए कौन सी धारा उचित होगी, उस धाराओं के अंतर्गत उस अपराधी को क्या दी जाती है? सजा दी जाती है। तो हमारा ये जो धाराएं बनी हुई है, ये जो कानून बना हुआ है वो क्या है? लिखित है। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है वो है, अगला पॉइंट है कि एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि भारतीय संविधान लिखित संविधान है और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनली या एक ऐसी संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है जिससे कि इसके अंतर्गत यानी संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा के गठन के बाद में उस संविधान सभा के अंतर्गत जो भी व्यक्ति थे उस समिति के अंतर्गत या उस सभा के अंतर्गत, तो वो हर विषय यानी अलग अलग सब्जेक्ट या अलग अलग जो विषय थे उनके क्या थे? अत्यधिक जानकार थे और उनको जानने वाले थे, उनके ऊपर उनका गहन अध्ययन या रिसर्च रही है, तो उन्हीं व्यक्तियों को इस संविधान सभा में जगह दी गई। तो कहने का मतलब यह है कि संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया है, किसी एक व्यक्ति द्वारा तैयार नहीं किया गया है। कई बार ये कह दिया जाता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा ही संविधान को लिखा गया है। हाँ, ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु मैं अगर बात करूं कि एक लीडर, जैसे कि एक टीम लीडर होता है, आप सभी गेम वगैरह देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं आप सभी, तो हर गेम के अंतर्गत एक लीडर होता है, एक कैप्टन होता है। ठीक है, तो ऐसे कैप्टन बी.आर. अम्बेडकर थे और उनकी टीम के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे जानकार थे जो कि हर सब्जेक्ट के या जो संविधान के अंतर्गत जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, विषय दिए हुए हैं, उनके जानकार वो लोग थे। तो उन सभी ने मिलकर के अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से, अपने अपनी नॉलेज से इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सहायता की। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा वो आता है संविधान के मूल वैचार। देखिए, संविधान के मूल वैचारिक आधार की अभिव्यक्ति को प्रस्तावना शीर्षक में व्यक्त किया गया है। अब देखिए, सबसे पहली बात कि अभिव्यक्ति को प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना एक शब्द आप सभी जानते हैं, सभी को मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि मैंने आपके सामने ये चैप्टर स्टार्ट किया, शुरू किया, ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैंने आपको भारत का संविधान ये हेडिंग बताई और इस हेडिंग के द्वारा ही मैंने आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज दी। ठीक है, कुछ बातें बताई मैंने आपको। ठीक है, तो ये जो बातें बताई हैं ये क्या है? प्रस्तावना है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर को या अध्याय को शुरू करने से पहले उस चैप्टर के बारे में एक मौखिक रूप से उस चीज के बारे में बताना क्या कहलाता है? प्रस्तावना कहलाता है। उससे हमें ये पता चलता है कि उस संविधान या उस चैप्टर में या उस जो सब्जेक्ट है उसके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हो सकती है। ठीक है, इसको अगर देखें तो ऐसे हम क्या कह सकते हैं
परेशानी हो सकती है, कठिनाई हो सकती है, परंतु अगर आप इनका मतलब एक बार समझ जाते हैं तो आपको कभी भी होल लाइफ आपको कभी भी इन शब्द को समझने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो मैं एक शब्द का मतलब समझा देता हूँ कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है जैसे कि सेल्फ इंडिपेंडेंट, ठीक है, स्वयं पर निर्भर होना, या एक तरह से कहें खुद के अंदर। अब मैं बात कर रहा हूँ संविधान की कि हमारा संविधान इतना कैपेबल है, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान जो है वो इतना कैपेबल है, इतना सक्षम है कि वह भारत की जनता के, यानी भारत की जनता के सभी हितों को पूरा करता है और किसी भी प्रकार की उनके साथ में अन्याय या किसी भी प्रकार की उनके साथ में उनके जो राइट हैं, उनके अधिकार जो हैं, उनका हनन नहीं होने देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, कि ये प्रभुत्व का मतलब भारतीय संविधान पे भारत के लोगों का क्या है, अधिकार है। ठीक है, प्रभुत्व है, प्रभुत्व संपन्न संविधान है कि भारतीय लोगों के लिए। अब इसी लाइन से आगे से आपको इसको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, देखिए एक शब्द आया अंगीकृत, एक आया अधिनियमित, एक आया आत्मसमर्पित। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं, इनको आप और समझेंगे तो इससे और क्लियर होगा कि इस संविधान को हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। अंगीकृत का मतलब अपनाना। ठीक है, देखिए कि भारतीय लोग जो हैं वो इस संविधान को क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं। ये भारतीय संविधान जो बनाया गया है इसको भारतीय लोग एडॉप्ट कर रहे हैं, अपना रहे हैं, तो ये अंगीकृत हो रहा है। ठीक है, किसी को अंगीकार करना, अंगीकृत कर लेना, या हिंदी के पर्यायवाची में हिंदी सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ तो उसमें आपने पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे, तो उसमें आपको एक शब्द आता है अंगीकृत करना, यानी गले लगा लेना या उसको धारण कर लेना। तो उसी प्रकार से इसको अंगीकृत कर लिया गया, अपना लिया गया। इसके बाद आता है अधिनियमित। अधिनियमित का मतलब होता है कि अधिनियमित का मतलब कि ये जो संविधान के अंतर्गत जो नियम दिए गए हैं, यानी इस संविधान में जो नियम कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों को, उन नियमों को हम क्या कर रहे हैं, उनके अधीन हो रहे हैं। ठीक है, कि ये जो नियम बनाए गए हैं इनको हम मानने के लिए तैयार हैं और इन नियमों के अनुसार ही हम अपना क्या करेंगे, जीवन यापन करेंगे। जो रूल्स बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का हम पालन करेंगे स्वेच्छा से। ठीक है, जोर जबरदस्ती से नहीं, क्योंकि इसमें क्या किया गया है कि भारत के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है, कहा गया है, तो इसीलिए इसे अधिनियमित कहा गया है कि हम इन नियमों के अधीन रह करके। साथ ही अगला शब्द जो आता है वो आता है आत्मसमर्पित। ठीक है, आत्मसमर्पित का मतलब कि हम अपनी आत्मा से इसको समर्पित करते हैं, इसको आत्मसमर्पित करते हैं कि हाँ, हम पूरे डेडिकेशन के साथ में, पूरी आत्मा के साथ में इसको धारण करते हैं और इसके प्रति निष्ठा बनाए रखने का प्रण लेते हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे दो ऐसे राष्ट्रीय त्योहार आते हैं, एक तो 15 अगस्त आता है, ठीक है, जिसमें कि आपका भारतीय स्वतंत्रता दिवस जिसको कहा जाता है, दूसरा आता है 26 जनवरी, ठीक है, जिसको कि क्या कहा, गणतंत्र दिवस कहा जाता है। तो गणतंत्र दिवस कहा जाता है तो किस लिए कहा जाता है कि भारतीय लोगों का आत्मसमर्पण है, आत्मीय वो है कि उन्होंने अधिनियमित किया, अंगीकृत किया, भारतीय संविधान के प्रति उनकी इज्जत है, आस्था है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि वो इस त्योहार को, इस राष्ट्रीय पर्व को सभी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो अगला जो टॉपिक या अगली जो हमारी विशेषता आती है वो आती है प्रस्तावना। ठीक है, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि प्रस्तावना क्या होती है, किसी भी विषय, किसी भी टॉपिक के बारे में एक पूर्व अनुमान या पूर्व जानकारी। सबसे पहले मौलिक उद्देश्यों में लक्ष्यों इसमें दर्शाया गया है, यानी मौलिक उद्देश्यों। ठीक है, मौलिक का मतलब होता है जो मूल अधिकार हैं। ठीक है, जो मूल अधिकार हैं उनमें देखिए दो शब्द आते हैं आपको, एक आता है मौलिक अधिकार, तो मौलिक कर्तव्य आते हैं, और एक आता है मूल अधिकार। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है, जो ड्यूटीज हैं, इनको इंग्लिश में अगर आप कहें तो मूल कर्तव्य जो है, जो ड्यूटीज हैं, वो हर व्यक्ति के राइट हो सकते हैं, अधिकार हो सकते हैं, परंतु वो एक तरह से उनकी समीक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, आप उनको चैलेंज नहीं किए जा सकते। गवर्नमेंट के द्वारा या सरकार के द्वारा, जो भी वर्तमान सरकार है, वो मूल कर्तव्यों का हनन या उन पे पाबंदी लगा सकती है। ठीक है, वो उसके पास में ये राइट है। बट इसी के अपोजिट में अगर देखें तो मूल अधिकार है,
ठीक है, जिनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है इंग्लिश में। फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार जो है वो एक्चुअल में किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा उन पे रोक नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स और मूल कर्तव्य जो है उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पहले आप इसका अब देखिए मौलिक उद्देश्यों व लक्ष्यों में इसमें दर्शाया गया है, यानी ये मौलिक उद्देश्य और लक्ष्य कि भारतीय लोगों के और भारतीय संविधान का क्या लक्ष्य हो सकता है और क्या उद्देश्य हो सकते हैं, उनको इसके अंदर दर्शाया गया है। किसमें? प्रस्तावना में। प्रस्तावना के अंतर्गत उनको दर्शाया गया है कि भारतीय संविधान किस लिए बनाया गया और इसकी प्रस्तावना जो है वो क्या कहती है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोगों को कैसे रहना चाहिए, इसमें दर्शाया गया है। और अगला जो आता है देखिए, डॉक्टर के मुंशी ने इसे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। देखिए के मुंशी नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, यह इंपॉर्टेंट है आपका। के मुंशी नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है इसे, इसको प्रस्तावना। ठीक है, कि राजनीतिक कुंडली का मतलब कि कोई भी, अब देखिए भारत के अंदर बहुदलीय प्रणाली, बहुत से सारे दल हैं और वो बहुत सारे दलों को, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं, उनको किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से सरकार का हिस्सा बनना है और कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के दायरे में रहकर के सरकार का गठन करना है, वो सारी चीजें प्रस्तावना के अंतर्गत आती है। तो जैसे कि आप एक चीज एग्जाम्पल में अगर मैं देना चाहूँ तो जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ ही उसकी कुंडली बनवाई जाती है। कुंडली का मतलब कि उसके इन फ्यूचर, आगे का जो फ्यूचर है, उसका जो भविष्य है वो कैसा रहेगा। ठीक है, तो वो जो कुंडली होती है वो एक पूर्वानुमान होती है कि हाँ शायद ऐसा रह सकता है, ऐसा हो सकता है, इसका जो व्यवहार है वो ऐसा रहेगा, ये आगे चलकर कैसे तरक्की करेगा, ये वो एजुकेशन में ऐसा रहेगा, वो एक्सेट्रा। तो वैसे ही प्रस्तावना जो है उसमें, अब ये विषय जो है ये जो थॉट है किसका है? के एम मुंशी का है। ठीक है, इसको जो डिफाइन किया गया के एम मुंशी ने किया है, तो इसको राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? के एम मुंशी ने कहा है। क्या आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि राजनीतिक प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किस व्यक्ति ने कहा है? तो आप बताएंगे के एम मुंशी ने। अगला आता है अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में ही निहित है। देखिए अंतिम प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता का मतलब होता है कि भारतीय जनता जो है वो क्या है? अंतिम सत्ता है, अंतिम एक व्यक्ति है या एक ऐसा वो है जिसके बाद में, यानी देश जो है, देखिए सिंपल सी थ्योरी अगर मैं आपको बात करूं तो हमारा जो देश है, हमारा जो कंट्री है वो क्या है? भारतीय लोगों को जोड़ करके, यानी सभी लोगों को जोड़ करके क्या बन रहा है कि भारतीय जनता को जोड़ करके क्या बना है? संविधान बना है। ठीक है, प्रभुसत्ता जो है वो भारतीय लोगों में ही क्या है? निहित है। इसके अब देखिए, अब अगला जो है हमारा जो विशेषता है वो है हमारी विश्व का सबसे विशाल संविधान। अब देखिए विश्व का सबसे विशाल संविधान की अगर बात करें, विश्व का सबसे विशाल संविधान कि भारतीय संविधान जो है वो कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विशाल संविधान है। अब कैसे? ये मैं आपको प्रूफ करता हूं कि अमेरिका के संविधान में कुल 7
किए गए हैं जो कि किसी न किसी प्रकार के विशेष अधिकार से सम्मिलित थे। जैसे कि अभी अगर वर्तमान में अगर हम बात करें तो हमारी जो हालिया जो गवर्नमेंट है, जो वर्तमान गवर्नमेंट है, उसने एक राज्य को यानी उस राज्य के विशेष अधिकार को खत्म किया है। और आप सभी के मन में वो सवाल का जवाब भी आ रहा होगा, तो वो आप खुद करेक्ट करेंगे, मैं आपको अभी बता देता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर वह राज्य था जो कि एक विशेष राज्य का दर्जा लिए हुए था। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें या बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि किसी न किसी एक विशेष स्थिति में है, ठीक है। जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश हुए, ठीक है, राज्यपालों की नियुक्ति हुई, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो उनका जो मुख्य वो है वो परिशिष्टों में या एक प्रकार से कहें कि इनमें उल्लेख किया जाता है। साथ ही 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। ये इसका तो आपको जो लर्न करना है, आपको जो याद करना है, वो केवल आपको ये चीजें करनी है कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 भाग, 12 अनुसूची और 22 भाग और 12 अनुसूची और 5 परिशिष्ट हैं। इसके बाद में कुछ नोट्स दिए हुए हैं आपके सामने। ये नोट्स जो है वो आपको हेल्प करेंगे इस पूरे टॉपिक की एक मोस्ट चीजों को समझने में। जैसे कि अब तक 101 संशोधन हो चुके हैं, यानी मैंने शुरू में ही एक बात बोली कि लचीला संविधान है भारतीय संविधान। यानी लचीला का मतलब इसमें जब आप को लगता है कि इसमें कुछ ऐसे छोटे मोटे चेंजेस किए जा सकते हैं जो कि भारतीय जनता के हित में होने चाहिए, उन संशोधनों को इसमें किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको पूरी तरह से चेंज किया जा सके, ऐसा भी नहीं है कि इसको पूरी तरह से कन्वर्ट करके दूसरा संविधान बनाया जा सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो संशोधन किए जा सकते हैं को जो भी मेजर, और इसका भी एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके ही ये सारी चीजें की जा सकती हैं। जैसे 101 संशोधन हो चुके हैं अब तक, प्रेजेंट टाइम तक, आज तक की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद में नीचे देखेंगे कि 101वां संशोधन जो है वस्तु व सेवा कर, यानी इससे आप सभी परिचित हैं, आप सभी को पता होगा कि ये जो शब्द है जीएसटी, ठीक है, जीएसटी यानी वस्तु व सेवा कर, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंग्लिश में अगर इसको बोले तो वस्तु और सेवा कर से संबंधित जो एक संशोधन हुआ था कि सभी करों को समाप्त करके एक समग्र कर नीति बनाई गई थी। यानी सभी करों को, छोटे मोटे बहुत सारे कर टैक्स जो होते थे, उन टैक्सों को हटा करके क्या किया गया, एक निश्चित एक कंबाइंड कर या टैक्स लगा दिया गया जिसको जीएसटी कहा गया, जो कि सितंबर 2016 में पारित हुआ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा, ठीक है। इसके बाद हमारे संविधान की एक समय अवधि आती है कि हमारा संविधान बनकर के कब तैयार हुआ। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी को पहले की 10th क्लास से आपको मालूम होगा, आपके टीचर ने बताया होगा, और नहीं तो अब आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान को बनने में जो समय लगा वो था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान क्या हुआ, बनकर के तैयार हुआ, ठीक है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये संविधान बनकर के कंप्लीट हो गए। इसके बाद में एक हल्का सा नोट किया जाता है कि हरि विष्णु कामत ने, यानी एक हरि विष्णु कामत जैसे कि के मुंशी हुए हैं वैसे ही हरि विष्णु कामत हुए हैं, उन्होंने विश्व के सबसे विशाल संविधान की इसको संज्ञा दी है या सबसे विशाल संविधान इसको बताया है, सबसे बड़ा संविधान इसको बताया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे विशाल संविधान की संज्ञा जो देने वाला है वो कौन सा है, हरि विष्णु कामत जी है, ठीक है। जैसे कि उधर आपको पूछ लें कि राजनीतिक कुंडली किसने कहा प्रस्तावना को, तो के मुंशी ने कहा। तो ये कुछ ऐसे थॉट्स आएंगे सेम एज इट इज। अगर देखें तो फर्स्ट जो पार्ट होगा आपका उसके अंदर ऐसे ही फैक्ट्स आएंगे जो कि आपको लर्न करने पड़ेंगे, तो इसलिए ये थोड़ा बोरिंग हो सकता था, तो इसलिए हमने शुरू में ये चैप्टर उठाया, तो इसलिए आप इसको करेंगे, ठीक है। थैंक यू। आगे की क्लासेस में इसके आगे हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे। आई होप सो आप इस चीज़ से सेटिस्फाइड